नमल फुफ्फो जुमर फुफ्फो आई हैं और फूल लाई हैं। चंद लम्हे के लिए राहदारी में सन्नाटा छा गया, जैसे सांस आना भी बंद हो गया हो। नुसरत प्लेट्स लगाती रुक गई। हुनैन का खीरा उठाता हाथ रुका, चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया। अलबत्ता सादी तेज़ी से दरवाजे की तरफ गया। फारस ने बारी बारी सबको देखा। सादी, उसने बेइख्तियार उसे रोका। मैं कमरे में हूँ। साथ ही निगाहों से इशारा किया, जैसे ना मिलना चाहता है न उसकी आमद की खबर की जाए। सादी ने समझकर सर हिला दिया। हुनैन पीछे होकर बैठ गई, भवें खींची गई, चेहरे पर खफगी छा गई। दरवाज़ा खुलने पे बाहर खड़ी जुमर ने सर उठाया। घुंघराले बाल हाफ बंधे वो जर्द चेहरे के साथ खड़ी थी। बाजुओं में सोसन के फूलों का बुके था। बदिक्कत मुस्कुराई। उसी पल नाक की लौंग चमकी, आंखें भी चमकीं। सालगिरह मुबारक हो सादी। फूल उसकी तरफ बढ़ाए। सादी अभी तक सकते में था, फिर उसके होंठ मुस्कुराहट में ढलते गए। आंखों में बेपनाह हैरत उतर आई। थैंक यू फूफो। आए, अंदर आए। किसी मासूम बच्चे की तरह खुश होता सादी हटा और उसे रास्ता दिया। जुमर की मुस्कुराहट मासूम हुई, नरम तासुरात वाले चेहरे के साथ मुतज़ब्ज़ब सी अंदर दाखिल हुई। जिस घर में 4 साल तक कदम न रखा था, वहाँ 4 कदम भी मुश्किल से पड़ रहे थे। जुमर, कैसी हो? नुसरत फरते सरत से निहाल उससे आकर मिली, फिर डाइनिंग चेयर पेश की। जुमर ने एक लम्हे को गोल मेज़ को देखा, जहाँ खाना लगा था। गिनकर प्लेट्स रखी गई थीं। एक फैमिली खाना खाने वाली थी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। सादी ने इसरार किया, थोड़ा सा खा लें। मगर वो वहाँ नहीं बैठी। मैं खाना खा चुकी हूँ। शाइस्तगी, तकल्लुफ़, तज़ब्ज़ब। हुनैन की आंखों में नाराज़गी गहरी हुई। बहरहाल उसने उठकर ड्राइंग रूम कम लाउंज का दरवाज़ा खोला। कैसी हो हुनैन? हुनैन जैसे सवाल पर डिस्टर्ब हुई थी, मगर फिर सपाट चेहरे के साथ ठीक कहकर अंदर सोफ़े की तरफ हाथ किया। बैठिए। जुमर उसी तकल्लुफ़ से सोफ़े के किनारे पे टांग पे टांग रखे बैठ गई तो उसामा आकर मिला। वो जैसे अब ज़रा खुलकर मुस्कुराई, उसका गाल चूमा, फिर पेशानी से घुंघराले बाल नरमी से हटाकर बोली, कैसे हो उसामा? चौखट पे खड़े सादी की मुस्कुराती आंखों में तकलीफ सी उभरी। एक पुराना मंजर उनमें झिलमिला गया। स्कूल यूनिफॉर्म में घुंघराले बालों वाला लड़का बेंच के पास खड़ा था और घुटनों के बल उसके सामने यूनिफॉर्म में एक लड़की बैठी थी और उसके आंसू साफ करते हुए पूछ रही थी, किसने मारा है? मुझे बताओ, मैं अभी उसको देखती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे साथी को मारे? इधर देखो, रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए। वो फिक्रमंदी और गुस्से से कह रही थी। आप? उसामा की शरारती आवाज़ से वो चौंका, फिर सामने आकर बैठ गया और फूलों को मेज़ पर रखकर बोला, आपको याद था मुझे सोसन पसंद है। जुमर ने सर को खम दिया, बोली कुछ नहीं। नुसरत खाने पर इसरार करने लगी, फिर चाय पे वो बस एक कप के लिए राज़ी हुई। हुनैन सादी के साथ जाकर बैठ गई, शिकवा अमेज़ निगाहों से फूफो को देखती मगर खामोश। मुझे ये कार्ड देना था, हाशिम ने दिया था तुम्हारे लिए, कहते हुए उसने कार्ड सादी की तरफ बढ़ाया। सादी तो चौंका, लेकिन हुनैन ज़्यादा चौंकी। उसका दिल ज़ोर से धड़का था। हाशिम की बेटी की सालगिरह है, उसने बहुत इसरार किया था, तो मैंने तुम्हारी तरफ से हामी भर ली। मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग आओगे। हुनैन सादी के कंधे से झुककर कार्ड देखने लगी। सादी के तासुरात वो नहीं रहे थे। उसने बिल्कुल खामोशी से स्याह कार्ड पे सुनहरी इबारत पढ़ी और कार्ड हुनैन की तरफ बढ़ाया। हाशिम भाई मुझे अपनी पार्टी में क्यों देखना चाहेंगे पप्पो? तुम उसके रिश्तेदार हो। सादी फीका सा मुस्कुराया। हाशिम भाई के जहन में हर काम की कोई ख़ास वजह ज़रूर होती है। बहरहाल आप उनसे मदद कर लीजिएगा, हम नहीं आ सकेंगे। कार्ड पढ़ती हुनैन ने बेइख्तियार सादी को देखा। उसका चेहरा एकदम बुझा था। घर की बात है सादी, पहले भी तो जाते रहे हो उनके घर, तो घर में है फंक्शन। सती ने चौकन्ना होकर बात काटी और तेज़ी से कार्ड लेकर जैसे तस्दीक की। आंखों में कुछ चमका था, फिर वो संभल गया। ओके, हम आएंगे। वो नॉर्मल अंदाज में मुस्कुराया। हुनैन सारी नाराज़गी भूलकर दोबारा कार्ड देखने लगी। उसामा भी आकर उसके साथ बैठ गया। ब्लैक और गोल्ड थीम है।
यानी हम सिर्फ स्याह या सुनहरी लिबास पहन सकते हैं, वो उसामा को बताने लगी। फिर एकदम उसने साथी के हाथ को देखा जिसमें उसने की चैन पकड़ी हुई थी। जुमर भी वही देखने लगी और साथी ने भी गर्दन झुकाकर उसे ही देखा। 2-3 चाबियों के साथ रंग में एक 3 इंच का स्याह मसनूई डायमंड सा परोया था। वो 2 इंच मोटा था और ऊपर से गोल, नीचे से कोन था, किसी हीरे की तरह। वो रोशनी मुनक्किस करता था। उस पर सुनहरी हरूफ में लिखा था, आंट्स एवर आफ्टर, हमेशा के लिए चूंटियाँ। जुमर के लबों पे उदास मुस्कुराहट उभरी। तुम अभी तक चूंटियों पे यकीन रखते हो? मैं इन्हीं चीज़ों के लिए जीता हूँ जिन पर यकीन रखता हूँ। इसी उदास मुस्कुराहट के साथ कहते सादी ने स्याह हीरे को देखा। चाय आई और साथ कबाब, केक और 2 एक चीज़ें। मगर नुसरत के इसरार के बावजूद जुमर ने सिर्फ प्याली उठाई और घूंट घूंट पीने लगी। ये कारदार्स करते क्या हैं? उनका बिजनेस किस चीज़ का है? कार्ड पे महव हुनैन ने पूछा। उसकी नज़रें नीचे लिखे हाशिम के नाम और साथ दर्ज मोबाइल नंबर पर जमी थीं। एकदम से बिजली चली गई और हर रोशनी के बुझ जाने की खामोश आवाज़ सुनाई दी। फिर यूपीएस पे बत्ती जली और पंखा गड़गड़ करता घूमने लगा। साथ ही हल्का सा मुस्कुराया और सर झटका। वो एक ऑयल कार्टेल के सरबराह हैं। कार्टेल क्या होता है? हुनैन ने बेइख्तियार पूछा। फिर जैसे अपनी कम इल्मी से फूफो के सामने शर्मिंदा हुई। ऐसे समझो जैसे मार्केट में बर्गर की 3 दुकानें हों। जुमर ने नरमी से कहना शुरू किया। और 2 दुकानें 50 का बर्गर बेचें और एक दुकान 40 का। ज़्यादा किसके बिकेंगे? 40 वाले के। हुनैन के लबों से फिसला। वो सारी नाराज़गी भूल गई थी। बिल्कुल, मगर कम कीमत के बायस 40 वाला भी मुनाफा नहीं कमा सकेगा और बाकी दोनों वैसे ही नुकसान में रहेंगे। सो ये तीनों यूँ करेंगे कि मिलकर एक ग्रुप यानी एक कार्टेल बना लेंगे और ये तय कर लेंगे कि तीनों दुकानें एक ही वक्त पर बर्गर बेचेंगी। यूँ तीनों को कारोबार मिलेगा और तीनों जब चाहें कीमत इकट्ठी बढ़ा दें। लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा तो वो महंगा बर्गर खरीदने पे भी मजबूर होंगे। सादी ने मुस्कुराते हुए इजाफा किया। और हाशिम भी यही करते हैं। वो मुल्क के तमाम ऑयल कंपनीज के कार्टेल को लीड करते हैं और ये तेल से बिजली बनाकर हुकूमत को बेचते हैं और उनका जब दिल करता है ये बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं। फिर ये होता है। उसने आबरू से पंखे की तरफ इशारा किया जो यूपीएस पे चल रहा था। जुमर ने गहरी सांस अंदर को खींची। मेरा नहीं ख्याल कि एनर्जी क्राइसिस की वजह ऑयल कंपनीज हैं। ये थरकोल प्रोजेक्ट के साइंसदानों और ऑयल कंपनीज के मगरूर और अमीर एग्जीक्यूटिव की जंग नहीं है फुफ्फो, ये कोयले और तेल की जंग है। मुझे यकीन है हाशिम पार्टी में सुनहरी रंग पहनेगा। एक बच्ची की सालगिरह को ब्लैक और गोल्ड का टच देकर वो लोग सिर्फ दुनिया को अपने मजबूत असाब दिखाना चाहते हैं। स्याह और सुनहरा यानी कोयला और तेल। वो नरमी से ठहर ठहर कर बोल रहा था। एनीवेज, मैं चलती हूँ। उसने जैसे किसी बात में दिलचस्पी नहीं ली, बस उठने की तैयारी करने लगी। हुनैन ने कार्ड छोड़ दिया। चेहरा फिर से बुझ गया। साथी चुप हो गया। उसे लगा जैसे उसकी साफ-गोई ने उसे नाराज़ कर दिया है। कुछ देर तो बैठो, नुसरत इसरार करने लगी। मगर उसका कहना था कि अगले हफ्ते तफसील से पार्टी में साथ बैठेंगे। सादी उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। वापस आया तो हुनैन अकेली लाउंज में बैठी थी। 4 साल बाद आई और 4 मिनट भी नहीं बैठ सकी। वो बड़बड़ाई, ऐसे नहीं सोचते हुनैन। वो जैसे हर्ट हुआ था। मगर मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ भाई, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप भूल सकते हैं। मगर मुझे याद है पप्पू ने हमें तब छोड़ा जब हमें उनकी ज़रूरत थी। हमारे मामू बेगुनाह थे मगर पप्पू ने उनको गुनहगार माना और इसलिए आप भी ज़ेर अताब आए। मगर ये लड़ाई आपकी, मामू और पप्पू की थी। मैंने तो कुछ नहीं किया था। मेरा क्या कसूर था? मुझे क्यों छोड़ा? बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सादी का दिल बेहद दुखा। उन्होंने बहुत कुछ लूज़ किया है इस सब में। उनकी सेहत, उनकी शादी, उनकी ज़िंदगी सब ख़त्म हो गया। तो क्या मैंने कुछ लूज़ नहीं किया? मैंने पप्पू को लूज़ किया है भाई। इन 4 सालों में कितने ऐसे दिन आए जब मुझे उनकी ज़रूरत थी। पप्पू ना माँ होती हैं ना बहन। वो इन दोनों से हट कर होती है। मेरी तो कोई बहन नहीं थी। मेरा दिल भी चाहता था मैं उनसे बहुत कुछ शेयर करूं, वो मेरी बात सुने। मगर अब वो हमारी परवाह नहीं करती। उन्होंने हमें तब छोड़ा जब हमें उनकी ज़रूरत थी।
یو نو واٹ بھائی، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔ میں وہ حنین نہیں ہوں جو ان کے جانے کے بعد دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر ان کی راہ تکتی تھی کہ شاید وہ کچھ بھول گئی ہوں تو وہ واپس آئیں۔ میں اب ان کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ سعدی نے کچھ کہنا چاہا، پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ابھی بیچ راہداری میں تھا کہ کسی احساس کے تحت واپس آیا اور دھیرے سے لاؤنج کے اندر جھانکا۔ حنین کھڑکی کا پردہ سرکائے باہر دیکھ رہی تھی، دور سڑک پہ جیسے کسی کو تلاش کر رہی تھی، کسی کے بھول کے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہو جیسے۔ سعدی کی آنکھوں میں اداسی اور لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ راہداری میں واپس چلتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑے سیاہ اور سنہرے کارڈ کو دیکھا۔ ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے جھلملایا۔ ہوٹل کی لابی زرد روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ 4-5 سوٹ میں ملبوس افراد خوشگوار انداز میں ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ ان میں ایک ہاشم کردار بھی تھا جو کسی سے مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا۔ ہاشم کے پیچھے اس کی سیکرٹری کھڑی تھی جس نے ایک ہاتھ میں ہاشم کا لیپ ٹاپ اٹھا رکھا تھا اور وہ ہاتھ پہلو میں گرا ہوا تھا۔ وہ بھی سامنے مسکراتے ہوئے میٹنگ کے لیے آئے افراد کو دیکھ رہی تھی۔ دور سے جینز شرٹ اور پی کیپ میں ملبوس سعدی چلتا ہوا آیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ اسی طرح سیکرٹری کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ سیکرٹری وہیں متوجہ رہی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ لڑکے کے گزرنے کے بعد لیپ ٹاپ کے سائیڈ ساکٹ میں ایک فلیش ڈرائیو لگ چکی تھی۔ سعدی ایک قریبی میز پہ جا بیٹھا، کندھے سے بیگ اتارا، اندر سے لیپ ٹاپ نکالا اور اس میں مختلف جگہیں انگلی سے پریس کرنے لگا۔ اسکرین پہ پیغام آ رہا تھا، اس کی ڈیوائس کو ایک ہارڈ ڈرائیو ملی ہے۔ کیا آپ سارا ڈیٹا کاپی کرنا چاہیں گے؟ سعدی نے مسکراتے ہوئے یس دبایا۔ اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اسکرین پہ پیغام جل بجھ رہا تھا، پاس ورڈ داخل کریں۔ اوہ نہیں یار، اس نے بے بسی سے مڑ کر دیکھا۔ جہاں وہ لوگ ابھی تک کھڑے باتوں میں مصروف تھے، اسے کیوں خیال نہیں آیا کہ ہاشم کے لیپ ٹاپ پہ پاس ورڈ ہو سکتا ہے۔ وہ جلدی سے سب سمیٹ کر اٹھا اور سر جھکائے ان کے قریب سے گزرا اور سیکرٹری سے ٹکرا گیا اور خفیف سا سوری کہتا آگے بڑھ گیا۔ ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دور تک سوچتی نگاہوں سے اس کا تعاقب کیا۔ چلی گئیں؟ فارس کی آواز پہ سعدی چونکا۔ اس کے سامنے فارس کھڑا تھا۔ اس نے کارڈ بڑھایا جیسے پھوپھو کے آنے کا مقصد بیان کیا ہو۔ فارس نے سرسری سا دیکھا اور پھر گول میز تک آ گیا۔ حنین، اسامہ سب واپس آ گئے۔ ذرا سی ہلچل کے بعد زندگی جیسے پھر نارمل روٹین پہ آ گئی تھی۔ آسمان پہ سیاہی پھیل رہی تھی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر فائلز پھیلا کر بیٹھی تھی۔ ہلکی سی آہٹ نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ ابا وہیل چیئر گھسیٹتے اندر آ رہے تھے۔ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ آپ کے بلانے پہ نہ آتی جو آپ خود آ گئے۔ رسان سے شکوہ کر کے وہ وہیل چیئر پیچھے سے تھامے سامنے لائی اور پھر خود مقابل صوفے پہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ بڑے ابو منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ اس نے کھانا نہیں پوچھا جو شام میں تم نے واپس آ کے کھایا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کھا کر آؤں گی، کھانا میٹر نہیں کرتا۔ گھنگریالی لٹ انگلی سے لپیٹتے اس نے جواب دیا۔ کیا وہ خوش تھا؟ آپ کو دن میں 2 دفعہ تو وہ فون کرتا ہی ہے، پوچھ لیجیے گا۔ پھر دونوں کے بیچ کھڑکی کے باہر پھیلی رات جیسی خاموشی چھا گئی۔ ابا فکر مندی اور تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر بات آپ شروع کرنی ہے یا میں نے؟ اور اگر آپ نے کی تو کتنے فکروں کی تمہید باندھیں گے؟ اس نے اطمینان سے پوچھا۔ زمر، شادی کر لو، وہ آزردہ سے بولے۔ آج آپ نے تمہید نہیں باندھی؟ اس نے کوشن اٹھا کر گود میں رکھا۔ کب تک اس ٹوٹے رشتے کا سوگ مناؤ گی میری بچی؟ میری موت آسان کر دو، اب بس کر دو۔ آپ جانتے ہیں میں جذباتی بلیک میلنگ میں نہیں آیا کرتی۔ جب مجھے کرنا ہوگی میں بتا دوں گی۔ ویسے بھی اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ 2-4 سال میں واقعی بوڑھی لگنے لگو گی۔ میں اس تکلیف کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا۔